लेट्स स्टार्ट. सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम जानते हैं कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबस्यूम्ड मद्रास एंड बॉम्बे, मतलब ये एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became superior to the governors of Madras and Bombay, and he was given an executive council of 4 members. However, the governor general himself could vote only in case of tie. मतलब अभी तक वीटो पावर्स नहीं दी गई थी. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक चीज़ और दो कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था और 3 जजेस इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम कोलकाता. फोर्ट विलियम कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था. एंड दिस एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेडिंग एंड टेकिंग ब्राइब्स बाय कंपनी ऑफिशियल्स. तो प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेडिंग एंड टेकिंग ब्राइब्स बाय कंपनी ऑफिशियल्स, ठीक है. और ऊपर हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम सुपीरियर टू द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंड ही वॉज गिवन एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members. हाउएवर वीटो पावर अभी तक नहीं थी. दिस मीन्स दैट गवर्नर जनरल स्टिल डिड नॉट हैव वीटो, मतलब वोटिंग के हिसाब से काम धंधा चल रहा था. उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट बनाया और प्राइवेट ट्रेडिंग और टेकिंग ब्राइब्स बाय कंपनी प्राइवेट ऑफिशियल्स को बैन किया. फिर एक और प्रोविजन था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन कंपनीज रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. मतलब अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट बना के देनी होती थी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट बना के देनी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. अबाउट व्हाट? अबाउट द कंपनीज रेवेन्यू, कंपनीज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. तो ये सब कुछ रिपोर्ट के रूप में बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपना होता था. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये सारे चेंजेस आए थे. ठीक है. उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 टू फर्दर इम्प्रूव द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो इट फर्दर बाइफरकेटेड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैविंग 6 members टू कवर द पॉलिटिकल साइड. मतलब एक डुअल कंट्रोल स्थापित कर दिया गया. अभी तक सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और उन्हीं से अपेक्षा की जा रही थी कि वो रेवेन्यू मैटर्स भी रिपोर्ट में दें और मिलिट्री और सिविल अफेयर्स के बारे में भी रिपोर्ट बना के दें. अभी क्या हुआ कि डाइवर्स्ट कर दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन नाउ टू 6 new members. हालांकि वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्हीं में से कुछ मेंबर्स निकाल के ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में डाल दिया. तो कुछ ऐसा अनोखा नहीं किया था. तो लेकिन अभी इनको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि कंपनी के जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस या अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा. और स्लाइटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास स्लाइटली हायरार्किकली थोड़ा सा सुपीरियॉरिटी थी कंपेयर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. तो ये मैटर हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में. फर्दर बाइफर्केशन हुआ था और एक डुअल कंट्रोल स्थापित कर दिया गया था. एंड बाइफर्केशन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी वाज डन बाय एस्टैब्लिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है. उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आया था. अब फाइनली गवर्नर जनरल के पास वीटो आया यहाँ से ओवर हिज काउंसिल इन इम्पॉर्टेंट मैटर्स. अभी तक क्या था कि वोटिंग के हिसाब से काम धंधा चल रहा था. नाउ गवर्नर जनरल ऑल्सो मेड कमांडर इन चीफ. ये भी 1786 से हुआ था. एंड कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट टू एन्जॉय सच एडिशनल पावर्स. ठीक है. कॉर्नवालिस वॉज द फर्स्ट टू एन्जॉय सच एडिशनल पावर्स. इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था. और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट, इनफैक्ट द फर्स्ट चार्टर एक्ट है. सो इट एक्सटेंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर फर्दर 20 years. और फिर 1813 से तो तुम्हें पता ही है कि 1 लाख टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस. ऑल्सो इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड, बट मोनोपोली ओवर टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड कंटिन्यूड. कंट्री ट्रेड विद चाइना कंटिन्यूड. एंड ऑल्सो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इंग्लिश मिशनरीज़ को भी अलाउ किया था इंडिया में आके अपना काम धंधा स्टार्ट करने का. फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विथ स्वीपिंग पावर्स, इसको बेसिकली चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया भी बोला जाता है. और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विथ स्वीपिंग पावर्स इन सिविल एंड मिलिट्री एरियाज. कंपनी एंडेड एज ए कमर्शियल बॉडी. मतलब कंट्री ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड भी ख़त्म हो गया और सारा मतलब अभी कंपनी का जो भी कमर्शियल फंक्शंस था सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड रिमेंड ओनली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी नाउ. A 4th legal member was added to the Viceroy's Executive Council and he was none other than Macaulay. And Macaulay Viceroy's Executive Council में आने से पहले ही सितंबर 1832 में वो जो बेंटिक के टेन्योर में जो एक प्रॉब्लम चल रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन
या इंग्लिश टू बी चोजन एज द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इन हायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी एज। तो ये मैकॉले का जो मॉडर्न एजुकेशन को लेके अपना पूरा प्रपोजल था वो अप्रूव कर दिया था बेंटिक ने। उसके बाद ही मैकॉले एज अ लीगल मेंबर एंटर किए थे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हुआ और इसमें सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब एक और सवाल बनता है बहुत पॉपुलर कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब से स्टार्ट हुए थे, तो उसको देखना आप चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है बताना। सो separated the executive and legislative functions of the government, and general council established a central legislative council and introduced open competition system for recruitment of civil servants. अच्छा सॉरी। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ था कि सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल काउंसिल सेपरेटेड। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ कि सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, मतलब एक तरह से मिनी पार्लियामेंट पहली बार कब बना था, 1853 में बना था। एंड इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। इसमें यह है कि गवर्नर जनरल का जो अभी तक सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अभी जो है दो बाइफर्केशन कर दिया गया, और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे वो बेसिकली उसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, और जो इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो तो कंटिन्यू किया ही। तो एक तरह से मिनी पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग बन गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। और यहाँ पे ओपन कंपटीशन की प्रथा स्टार्ट हो गई, ओपन कंपटीशन की प्रथा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, फिर आगे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये रिवोल्ट होने के बाद क्या हुआ कि ये पूरा एबॉलिश हो गया। मतलब जो आप समझो पिट्स इंडिया या इनफैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो आपका डुअल कंट्रोल आया था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड मेड अ न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंडिया काउंसिल नामक बॉडी बन गई थी जिसके हेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उस इंडिया काउंसिल में 15 मेंबर्स थे। अब कहने को 15 मेंबर्स थे, बट दीज 15 मेंबर्स वर अर्स्टवाइल मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो वही है, मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ठीक है, तो द इंडिया काउंसिल वॉज ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक हम ये देख रहे थे। फिर इंडिया काउंसिल एक्ट आया था 1861 में। अब इसके तहत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई थी और 6 मंथ वैलिडिटी थी गवर्नर जनरल के पास। इनफैक्ट अभी 1858 के पास गवर्नर जनरल बिगैन टू बी कॉल्ड एज वाइसरॉय, तो उसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी 1861 ऑनवर्ड्स। और अब जाके डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मतलब यहाँ से। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, हालांकि काउंसिल एक्ट 1892 में राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस बजट था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, और उसमें भी काफ़ी मतलब बाइफर्केशन था। मेंबर्स could ask questions on budget, but they could not ask supplementary questions, whereas additional members could ask questions only on matters of public importance, and that too by giving a prior notice of 6 days. तो right to ask questions कहने को तो था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था इंडियन मेंबर्स के लिए। तो increased the non-official members in central as well as provincial legislative councils, but maintained the official majority. ठीक है, और right to ask question भी आया था। तो 1892 का काउंसिल एक्ट इस तरह से हमने देखा। अच्छा, एक पॉइंट ये मैं भूल जा रहा हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था। सो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ऑनवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन हैड स्टार्टेड, एंड उसके तहत वाइसरॉय ऑल्सो गॉट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स थी। देन और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। उसके बाद काउंसिल एक्ट 1892 में फर्दर इम्प्रूवमेंट हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि ऑफिशियल मेजॉरिटी में थी, और राइट टू आस्क क्वेश्चंस थे, हालांकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट प्रोहिबिटेड टू बी आस्क्ड। देन उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना गया, दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस। तो ये हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस था। सो ये सवाल काफ़ी PSCs में आ चुका है कि विच एक्ट अलाउड
और गेव प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 उसका आंसर होता है, ठीक है। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सो अभी राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अब अलाउ कर दिए गए थे 1909 से। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर विद द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। जो 1833 में बेसिकली जो 1833 में मैकॉले आए थे, अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा घुस गए थे उन्हीं की पोजीशन पे फाइनली, बट 1909 काउंसिल एक्ट के बाद। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के भी अलाउ कर दिया गया था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में बता दिया मैंने। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। अब यहाँ से सेपरेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम टू बी हेल्ड इन इंडिया। अभी तक क्या था कि अभी तक सिर्फ वहाँ बाहर होता था, ठीक है, और अब इंडिया में भी होने लगा था। और डायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्टेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्दर इंक्रीज्ड फॉर सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी दिया गया था। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एट सेंटर एंड डायरकी इन प्रोविंसेस। तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, इनको लिखेंगे तो एकदम मतलब नो बीटिंग अराउंड द बुश, एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर but introduced diarchy at the provinces, and further extended the separate electorates to more communities like Sikh, Christians, European, Anglo-Indians, ठीक है। और separate civil services for the first time now began to be conducted in India as well. So simultaneous examinations का provision था ये Government of India Act 1919 में। और direct elections, तो ये question भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि which act started the provision of direct elections in India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से स्टार्ट हुआ था वो। और अभी मैंने बताया कि विच एक्ट स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो 1892 का काउंसिल एक्ट है ना, ये कहाँ गया, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस, हाउएवर दे वर इनडायरेक्ट, ठीक है। नाउ फेडरल कोर्ट्स वर स्टार्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and 1st of October Maurice was the first CJI. With this act constitutional autocracy started, ठीक है, constitutional autocracy started कहने को है 1935 में। और जो हमारा फेडरल कोर्ट था उसके पहले CJI मॉरिस थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बना था उसके पहले CJI, पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे थे। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। Maurice was the CJ Chief Justice of the first Federal Court that was set up through the provisions of the Government of India Act 1935, लेकिन Sir Eliza Imphe was the Chief Justice of the Supreme Court of Bengal। वो तो Regulating Act 1773 से बना था, ठीक है। और Government of India Act 1935 के तहत Constitutional Autocracy started, ठीक है। Now diarchy refers to the division of legislation subjects into central and provincial categories. The provincial subjects were further divided into reserved and transferred. Important subjects like police, jail, finance, irrigation was put under the governor plus his executive council without being responsible to the legislature, while transferred subjects were under governor with the aid of ministers who were responsible to the legislature, ठीक है। इसको मैं पता नहीं 50 बार पढ़ चुका हूँ, तो रट गया है मेरे को, तो ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली डुअल रूल बोलते हैं डायरकी को, और लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं नॉट ओनली बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल लेवल्स बट ऑल्सो एट द प्रोविंशियल लेवल। फर्दर बाइफर्केशन इज डन रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो रिजर्व्ड गवर्नर के अंतर्गत आता है, एंड इट एंटेल्स द इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक पुलिस, जेल, फाइनेंस, इरिगेशन। तो वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आर अंडर द गवर्नर with his executive members without being responsible to the legislature, whereas जो फालतू के transferred subjects होते हैं such as divorce, adoptions, population control, irrigation वगैरह, तो sorry, irrigation is not under the transferred subject. So जो not so important subjects होते हैं that are put under the transferred list, and उसकी देख रेख करता है governor with his ministers who are responsible to the legislature, ठीक है। So while transferred subjects were under governor with aid of ministers who are responsible to the legislature, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर, ये ऊपर बताया तो है मैंने, यहाँ पे तो सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को किया गया था। फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फर्दर शेड्यूल कास्ट वेमेन लेबरर्स को भी कर दिया गया था, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। सो बिटवीन 1919 and 1929 almost all British provinces and most princely states allowed women to vote and even stand in elections. फिर से बता रहे हैं, between 1919 and 1929 almost all British provinces and most princely states allowed women to vote and even stand in elections, ठीक है। तो मतलब women का political rights काफ़ी आगे बढ़ चुका था between 1919 and 1929. Now Sarojini Naidu previously led All India Women's Deputation to Montague for Political Enfranchisement Rights. तो इनका नाम याद रखो, Political Enfranchisement Rights के लिए किस लीडर का योगदान है? सरोजनी नायडू। और All India Women's Deputation to Montague, ये भी याद रखना है, सरोजनी नायडू ने किया था। The Government of India Act 1919 allowed provinces to determine if women could vote. तो वो provinces के ऊपर छोड़ दिया गया था if women could vote or not. It was the Government of India Act 1833 that for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country. हालांकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 1861 में मेरे ख्याल से पढ़ा था, participation of Indian representatives in law making process, but that was the law making or legislative process. But अगर 1833 की बात करें तो वहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है कि first time made it possible for Indians to take some share in the administration of the country. So that was done through the Government of India Act 1833. अब ये important point है, ये थोड़ा सा अलग से मुझे याद करना पड़ेगा because ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, and also ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि Government of India Act 1919 में Christians, Anglo-Indians और यूरोपियंस, सिख, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, और अब लेबरर्स, विमेन और शेड्यूल कास्ट को भी मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और बिटवीन 1919 और 1929 द पॉलिटिकल एनफ्रेंचाइजमेंट राइट्स ऑफ वुमेन या वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे, और सरोजनी नायडू लेड the All India Women's Deputation to Montague for Political Enfranchisement Rights. The Government of India Act 1919 allowed provinces to determine if women could vote or not. Government of India Act 1833 for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country. The distribution of power between centre and states as in the Constitution of India is based on the Government of India Act 1935 and residuary powers with the Governor General. तो उस वक्त ऐसा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स वो इस एक्ट के हिसाब से हुआ था, एंड द रेसिड्यूरी पावर्स बैक देन वर केप्ट विद द गवर्नर जनरल. Then provision for a written constitution was not mentioned in the Government of India Act 1935. Such a demand was accepted in principle by the British government in what is known as August Offer 1940. ये भी एक नया फैक्ट मुझे पता चला कि provision for a written constitution was accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer, जो लिनलिथ को ले आए थे, उसके अंतर्गत ये हुआ था, ठीक है, कि इंडिया का अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट. दैट वाज इन ऑगस्ट ऑफर 1940 बाय लिनलिथ को. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में हुए, जिसमें 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें 8 वर वन बाई कांग्रेस, ऑल्दो 6 में जीती थी कांग्रेस, बट 2 में कोलिशन बना के जीती थी, एंड किस में हार गई थी. तो एनीवेज कुल 11 प्रोविंसेस जो थे वो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, उसके बाद पंजाब, सिंध, NWFP, और तो 6 ये हो गए और 5 ये, पंजाब, सिंध, NWFP, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, असम, CP, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार. तो ये 11 प्रोविंसेस थे. The proposal to establish Constitution of India after World War II by an elected Constituent Assembly was taken firstly by the Cripps Mission 1942. Later on, Cabinet Mission Plan cemented the Constituent Assembly formation plan that one representative in Constituent Assembly will represent 10 lakh population. ये हम पढ़ चुके हैं. हालांकि the proposal to establish Constitution of India after World War II by an elected Constituent Assembly was firstly taken up by the Cripps Mission 1942. तो
इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया शैल हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की थी थ्रू द ऑगस्ट ऑफर, बट उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन लिखेगा? तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखेगी, ठीक है, जो कि इलेक्ट करके आएगी। तो ये बात पहली बार किसने बोली थी? तो क्रिप्स मिशन में बोली गई थी। लेटर ऑन कैबिनेट मिशन प्लान सीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे वो किस हिसाब से इलेक्शन होगा? तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव कितने लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सो वन रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल रिप्रेजेंट 10 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, 10 lakh population. However, the first demand was put by M.N. Roy since 1934 through Swaraj Party in Ranchi. किस चीज़ के लिए? एक constituent assembly के लिए first demand was put by M.N. Roy since 1934 through the Swaraj Party in Ranchi. तो ये कुछ facts हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता थे. Interim government formed on 2nd of September 1946 from newly elected constituent assembly, और Viceroy was the president and Nehru was the vice president in interim government. Other portfolios in the interim government are as follows. Don't confuse, vice president of constituent assembly was H.C. Mukherjee. All right. So ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट थे बेसिकली गवर्नमेंट के, ठीक है, और नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट. सो नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट थे और वाइसरॉय वाज द प्रेसिडेंट, और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट था वो H.C. मुखर्जी थे. तो ये इंट्रिकेसीज ध्यान से देखना है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज H.C. मुखर्जी, Viceroy was the president of the government, interim government, and Nehru was the vice president of the interim government, जो कि 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी from amongst the elected members of the constituent assembly, ठीक है. और constituent assembly की पहली मांग किसने रखी थी? M.N. रॉय ने रखी थी 1934 में through the स्वराज पार्टी in रांची. तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो अदर मेंबर्स हैं, जगजीवन हैं, तो उनको लेबर मिनिस्ट्री दी गई, राजेंद्र प्रसाद फूड एज वेल एज एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, राजगोपाल थरी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी. और सिमिलरली देयर वर वेरियस कमिटीज़, तो स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी ये दोनों ही राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत थी, ठीक है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी स्टेट्स और यूनियन पावर, तो ये नेहरू के अंतर्गत, ये मुझे पता है. कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा, ये पटेल के अंदर, ये मुझे पता है. अबव हैड 2 सब कमिटीज़, तो कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़, तो इसके अंतर्गत 2 सब कमेटी थी. एक सब कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट्स के देख रही थी, तो वो JB कृपलानी के अंतर्गत थी, और जो माइनॉरिटी को देख रही थी दैट वाज पुट अंडर H.C. मुखर्जी. देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये पटेल के अंतर्गत ले आया गया था. फ्लैग्स कमेटी वाज पुट अंडर राजेंद्र प्रसाद. देन हु मेड द फर्स्ट ड्राफ्ट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो पहला ड्राफ्ट बनाया था B.N. राव ने, ही वाज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. अम्बेडकर, ये तो इनका वो है, टेन्योर है 1891 से 1956, नॉट टेन्योर, ठीक है, लाइफ इवेंट्स, तो ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेटी किसको दी गई है? राजेंद्र प्रसाद को देख लो. स्टीयरिंग कमेटी है, और फ्लैग कमेटी है, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है, तो ये सारा कुछ राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है. फिर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज माइनॉरिटीज़ के टोटलिटी में कौन हेड था? तो पटेल थे. लेकिन सब कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल राइट्स तो JB कृपलानी. फिर सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ में कौन था? हाँ, H.C. मुखर्जी, ठीक है. और फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स पावर, यूनियन पावर कमेटी, तो सब नेहरू में है. कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है. फ्लैग्स कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद. फिर फर्स्ट ड्राफ्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र B.N. राव. ओके, मूविंग ऑन. सो द थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो ये 17 नवंबर टू 26 नवंबर 1949 को किया गया था, थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 26 was the date of adopting, passing and completing the Constitution of India. Features instantly triggered, जो तुरंत अडॉप्ट जब किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो सिटीजनशिप तो तुरंत एनफोर्स हो गया, एमरजेंसी प्रोविजंस तुरंत एनफोर्स हो गया, इंटरिम पार्लियामेंट तुरंत एनफोर्स हो गया. हाउएवर द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, टू साइन अपॉन द सिग्नेचर्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो है 24 जनवरी 1950 आवर नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड एज जन गण मन, ठीक है. तो दैट वाज डन in 1950, whereas our national flag is
adopted on I think 22nd of July 1947. Now Maulana Azad pleaded for deferment of adult franchise for 15 years, but Rajendra Prasad and Nehru wanted it immediately. Gandhi suggested INC to be disbanded after the independence. तो अब ये देखो, नेहरू चाहते थे कि नेहरू वांटेड इट इमीडिएटली, बट मौलाना प्लीडेड फॉर द डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स, जो कि सही होता बेसिकली, बट राजेंद्र प्रसाद एंड नेहरू ने तुरंत दे दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Then Gandhi suggested Congress to be disbanded after independence. Then J.B. Kripalani was INC session president at the time of independence. ठीक है, at the time of independence कौन प्रिसाइड किया था? तो J.B. Kripalani थे. The Indian flag has dimensions of 2:3, width it is to length, या ऐसा कह लो कि length is to breadth में 3:2 है. तो हाँ 2:3, and it has 24 spokes. It was adopted on 22nd of July 1947, and the following 6 other members were also present in the drafting committee, जिसके हेड अम्बेडकर थे. तो मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, खैतान. After demise he was replaced by B.L. Mitter and Krishnamachari and माधव राव. सो अभी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखते हैं कि 6 और लोग थे. ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो हो गए एक तरह के. फिर एक खैतान थे, और एक K.M. मुंशी थे, और मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव. तो ये 6 लोग थे. एज वी कैन सी, राधाकृष्णन डिड नॉट होल्ड एनी पोर्टफोलियो. कृष्णमाचारी represented राजस्थान princely state in the Constituent Assembly. K.M. मुंशी was a member of the drafting committee. ठीक है, ये जब खैतान, आफ्टर डिमाइस ऑफ खैतान, कृष्णमाचारी was introduced in his place in the drafting committee. सो कृष्णमाचारी कौन थे? ये राजस्थान के प्रिंसली स्टेट के को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिकली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, और राधा कृष्णन डिड नॉट होल्ड एनी पोर्टफोलियो. ठीक, अब आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं.